हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था। कक्षा 12वीं की हिंदी, और इस कक्षा में भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, कक्षा 12वीं की हिंदी के ही बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हम लोग क्या देखे थे कि पिछली कक्षा में हमने हिंदी को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। ध्यान से देखिए, पिछली कक्षा में हमने हिंदी को कितने भाग में बांटा था दोस्तों? दो भागों में बांटा था। और हमने आपको कहाँ तक पहुँचा दिया था, इसको देखने का काम करिएगा। तो कक्षा 12वीं की हिंदी यूपी बोर्ड हम लोग देख रहे हैं। तो यह हमने आपको खंड क और खंड ख बता दिया था कि यह कितने भाग में बटेगी, दो भाग में। एक रहेगा खंड क और एक रहेगा खंड ख। पूरे यह कितने अंकों की होती है? 100 अंकों की होती है या 100 नंबर की होती है, यह भी हमने बता दिया था। 50 नंबर खंड क से आता है, 50 नंबर खंड ख से आता है। हो गया। चलिए, हमने बताया क्या कि 50 नंबर खंड क और 50 नंबर खंड ख से आता है। ठीक है, तो हम लोग मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा था। आइए तब इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कहाँ पर पहुंचे? 50 नंबर खंड क, 50 नंबर खंड ख। हम कहे थे कि जब अगली कक्षा में आएंगे, पीछे एक कक्षा डाल दिए, उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर इस कक्षा को समझना है तो पहले पीछे की कक्षा को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्या देखे थे। खंड क क्या देखे थे दोस्तों? खंड क देखे थे। क्या हम लोग क्या देखे थे भाई साहब? खंड क क्या देखे थे? खंड क ना। आइए देखते हैं, खंड क को देखते हैं। और इस खंड क में आपको कितने नंबर का था? 50 नंबर। खंड क में कितने भाग थे? 4 भाग। तो आज हम लोग पहला वाला भाग देखने वाले हैं। कौन सा भाग भाई साहब? पहला वाला भाग देखेंगे। और आइए हम लोग ध्यान से पहला वाला भाग देखने का काम करते हैं। अब हो जाएगा कि हम लोग पहला वाला जो इसमें हिस्सा बनाए थे क्या था, उसको देखने का काम करते हैं। जो पहला वाला आपका हिस्सा था वह क्या था? पहला वाला हिस्सा इसमें था गद्य। पहला वाला क्या था? गद्य था। तो अब गद्य के बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। गद्य के बारे में, किसके बारे में? गद्य के बारे में देखने का काम करते हैं। तो गद्य जब हम आपको पढ़ाएंगे गद्य साहित्य का इतिहास, तब गद्य की परिभाषा बता देंगे। यहाँ पर गद्य की परिभाषा सुन लीजिए कि लय ताल तुक छंद यति गति आदि से मुक्त रचना, न जिसमें लय हो, न ताल हो, न तुक हो, न छंद हो, न यति हो, न गति हो, इन सब से मुक्त रचना क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। जब युक्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद्य कहलाएगा। तो गद्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गद्य के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं गद्य के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। हम बताए थे कि गद्य के अंतर्गत हमको पढ़ना है गद्य साहित्य का इतिहास। और क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है गद्य साहित्य का इतिहास और एक पढ़ना है गद्य गरिमा, जिसके अंतर्गत हम लोग रखेंगे अध्यायों को। तो अध्याय को हम लोग रखने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग खंड क के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जो आपका अध्याय रहेगा उसको देखने का काम करते हैं। कौन सा अध्याय है? तो आज हम लोग गद्य गरिमा के अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? गद्य गरिमा। और जो गद्य गरिमा है इसके अध्याय के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में? गद्य गरिमा के अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गद्य गरिमा। अब इस गद्य गरिमा के अध्यायों के बारे में चर्चा करने का मतलब कि एक तरफ आप लोग लिखिएगा लेखक, और एक तरफ क्या लिखना है आप लोगों को? एक तरफ लिखिएगा लेखक और एक तरफ आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? लिखिए, एक तरफ अध्याय लिखिए, एक तरफ लिखिए अध्याय और एक तरफ लिखिए रचनाकार। इससे आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, यह आप लोगों के किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। एक तरफ लिखिएगा आप लोग अध्याय यानी पाठ का नाम, एक तरफ लिखिए रचनाकार। अध्याय में हम लोग देखेंगे पहला वाला आपको क्या मिलेगा? तो अध्याय में पहला वाला मिलेगा राष्ट्र का स्वरूप। पहला वाला हमको क्या मिलने वाला है दोस्तों? पहला वाला आपको मिलेगा राष्ट्र का स्वरूप। चलिए पहला वाला देखते हैं, आपको क्या मिलेगा? राष्ट्र का स्वरूप। पहला वाला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। पहला वाला पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। रचनाकार इसके कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रचनाकार का नाम लिखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। रचनाकार का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, दूसर की रचना या दूसर का अध्याय आपको क्या पढ़ना है? दूसर का अध्याय आपको पढ़ना है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य
और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ, इसके रचनाकार कौन है? तो भाग्य और पुरुषार्थ के रचनाकार हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के रचनाकार, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। इसके रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार। और तीसरा अध्याय जो आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है? तीसरा अध्याय जो आपको पढ़ना है उसका नाम है आपका, अगली पंक्ति में जो आपका तीसरा अध्याय है उसको लिखिएगा, उसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तीसरा वाला लिखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं इसके रचनाकार, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगली जो आपको अगला जो पाठ पढ़ना है उसका नाम है अशोक के फूल। अगला जो पढ़ना है आपको अशोक के फूल, रंग को चेंज कर लेते हैं, अशोक के फूल। रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके रचनाकार। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग और देखने का काम करते हैं। आगे रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखिए, अशोक राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अशोक के फूल। और जो आपको अगला मिलेगा प्रगति के मानदंड। अगला क्या मिलेगा भाई साहब? प्रगति के मानदंड। अगली वाली जो रचना मिलेगी आपको या अगला पाठ मिलेगा प्रगति के मानदंड, प्रगति के मानदंड। और जो प्रगति के मानदंड है इसके रचनाकार है, बहुत आसान, बहुत आप लोग कई बार इनका नाम सुने होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके रचनाकार कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं इसके रचनाकार कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगली रचना क्या है? भाषा और आधुनिकता। अगली रचना क्या है? तो अगली रचना है भाषा और आधुनिकता। अगली रचना है भाषा और आधुनिकता। इनके इसके रचनाकार कौन है? प्रोफेसर, इसके रचनाकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके रचनाकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगली वाली रचना आपको क्या मिलेगी? तो निंदा रस। अगली रचना क्या है? तो अगली रचना आपको मिलेगी निंदा रस, निंदा रस। निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। चलिए अगली रचना देखते हैं, कोई और पाठ है क्या इसके अंतर्गत? तो एक पाठ है आपको पढ़ना है, एक पाठ। उस पाठ का नाम क्या है देखते हैं, हम और हमारा आदर्श। उस पाठ का नाम क्या है? हम और हमारा आदर्श। इसके रचनाकार कौन है? हम और हमारा आदर्श। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप यह समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पार्ट यानी एक शब्द देखा। आज हम लोग क्या देखे हैं? गद्य गरिमा। इस गद्य गरिमा में आपने देखा क्या? गद्य गरिमा में एक तरफ हमने कहा कि आप क्या लिखिए? अध्याय। एक तरफ क्या लिखना है आपको? अध्याय लिखना है। दूसरा तरफ उनके अध्यायों के रचनाकार देखना है। तो पहला पाठ हमने क्या बताया? राष्ट्र का स्वरूप, रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आप लोग लिखने का काम करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो खींचेंगे पाही तो वह क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है। भाग्य और पुरुषार्थ रचनाकार ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार से 2 बार भेंट किया जाएगा, इसी कक्षा 12वीं में 2 बार भेंट किया जाएगा, एक बार कथा साहित्य में, एक बार गद्य में। चलिए तीसरा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल डॉक्टर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। निंदा रस रचनाकार हरिशंकर परसाई। चलिए हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो आप निंदा रस देख रहे हैं, ठीक इसी तरह की एक रचना आपको कक्षा 10 में मिली होगी, जो कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे। उसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। अभी देखिए इस गद्य गरिमा में हमने क्या देखा, अभी हम बताए थे खंड क में क भाग रहेगा, 4 भाग। खंड क में कितना भाग रहेगा? 4 भाग रहेगा। खंड क में कितना भाग रहेगा मेरे दोस्तों? 4 भाग रहेगा। ठीक है, खंड क में 4 भाग। अब इस 4 भाग में आपने अभी पहला देखा, क्या देखा? गद्य। अब इसके बाद दूसरा आप लोग देखेंगे पद्य। ठीक है, तो अब हम लोग किस ओर चलेंगे? पद्य की ओर चलेंगे। ठीक है, किधर चलेंगे मेरे दोस्तों? पद्य की ओर चलते हैं। अब नया पेज ऐड करते हैं, यह रहा आपका पेज नंबर 1। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जब आगे चलेंगे तो हम लोग किसके बारे में देखने का कष्ट करेंगे भाई साहब? पद्य के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? पद्य के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं? पद्य के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं, बैकग्राउंड हो गया। चलिए देखते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के पश्चात हम लोग अब आगे लिखने का काम करेंगे। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या, आइए चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं? पद्य देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? पद्य देखेंगे। पद्य के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। पद्य क्या है कि ऐसी रचना जिसमें लय, ताल, तुक, छंद, यति, गति आदि से बद्ध हो, वह रचना जो लय, ताल, तुक, छंद, यति, गति, मात्रा, वर्ण, पद, चरण आदि से बद्ध हो, यानी बंधी गई हो या बांधी गई हो या बंधी हो, उसे पद्य कहेंगे। अब पद्य के अंतर्गत हम कहे थे कि यदि आप इसे पद्य नहीं कहेंगे तो एक और नाम दे सकते हैं इसी को, और वह नाम क्या दे सकते हैं? तो वह नाम आप देंगे इसको काव्यांजलि। इसको नाम क्या दिया जाएगा मेरे दोस्तों? काव्यांजलि नाम दिया जाएगा। दूसरा का नाम क्या होगा? काव्यांजलि। यानी यह काव्यांजलि या इस काव्यांजलि के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ठीक उसी तरह करिएगा। किसके तरह? जिस तरह से पिछली कक्षा में या पीछे हम लोग देखे थे, अभी इसके ठीक पीछे एक तरफ आप लोग क्या करेंगे, तो एक तरफ बनाएंगे अध्याय, एक तरफ क्या करना है आपको? अध्याय करना है। क्या करना है दोस्तों? अध्याय करना है। तो एक तरफ लिखिए अध्याय और एक तरफ लिखिए रचनाकार। एक तरफ क्या लिखेंगे? अध्याय लिखेंगे सभी लोग, और एक तरफ लिखेंगे रचनाकार। अध्याय वाला थोड़ा सा चौड़ा बनाइएगा, क्योंकि अध्याय एक तरफ लिखिए रचनाकार, इसमें ज़्यादा लिखना है अध्याय में, और एक तरफ लिखिए रचनाकार। चलिए अब हम लोग देखने का काम करते हैं अध्याय में कि आप इसमें पहला पाठ कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जो वह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला पाठ आप लोग कौन सा पढ़ेंगे? इसमें आप पहला पाठ पढ़ेंगे प्रेम माधुरी। पहला पाठ क्या पढ़ेंगे? प्रेम माधुरी या यमुना छवि। पहला पाठ पढ़ेंगे इसमें प्रेम माधुरी और यमुना छवि। प्रेम माधुरी और यमुना छवि, इसके रचनाकार कौन है? पहला बात सुनिए, प्रेम माधुरी यमुना छवि, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके रचनाकार भारतेंदु। इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी रचनाओं में सार्थकता बहुत देखने को मिलती है, पाश्चात्य संस्कृति तनिक भी नहीं दिखाई देगी, इनकी रचनाओं में सार्थकता दिखाई देती है। दूसरा वाला उद्धव प्रसंग और गंगावतरण। उद्धव, दूसरा वाला उद्धव प्रसंग कामा
गंगा अवतरण, उद्धव प्रसंग गंगावतरण। रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर। रचनाकार कौन रहेंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं इसके रचनाकार, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको, बहुत अच्छी रचना है, वह आपके सामने है पवन दूतिका। इस रचना का नाम क्या है? पवन दूतिका। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको और नाम से बुलाया जाता है, वह नाम है हरि औध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अगली रचना आपको क्या मिलेगी। पद्य या काव्यांजलि में हम लोग देख रहे हैं, पहली रचना आपको पहला पाठ पढ़ना क्या है अध्याय में? प्रेम माधुरी पढ़ना है, यमुना छवि पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, उद्धव प्रसंग गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर का पढ़ना है, तीसरा है पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी का पढ़ना है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? तो अब हम लोग देखेंगे जो पढ़ना है अगला वाला, यह आपको मिलेगा कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप। ठीक है, कैकेयी का अनुताप या गीत। कैकेयी का अनुताप या गीत। रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है भाई साहब, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त जी के बाद क्या देखेंगे कि अगली रचना किसकी है? तो अगली रचना आपको मिलेगी मैथिली शरण गुप्त जी के पश्चात। अब जो हम लोग रचना देखने वाले हैं कैकेयी का अनुताप या जो गीत थी मैथिली शरण गुप्त की। अब अगली रचना देखिए, अब वह रचना कौन सी है? तो अगली रचना मिल जाएगी गीत श्रद्धा मनु। अगली रचना मिल जाएगी गीत श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु। छायावाद के स्तंभ कवियों में गिने जाने वाले इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद। इसके रचनाकार कौन है भाई साहब? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना कौन है? अगला पाठ आपको कौन सा पढ़ना है? तो अगला वाला पढ़ना है बादल राग संध्या सुंदरी। बादल राग, बादल राग संध्या, बादल राग संध्या सुंदरी। बादल राग संध्या सुंदरी। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार निराला जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? निराला। और आप लोगों के लिए एक काम दिया जा रहा है, निराला का पूरा नाम बता दीजिए, कमेंट में बताइए निराला जी का पूरा नाम क्या है। बताइए निराला जी का पूरा नाम। हो गया, चलिए देखते हैं निराला जी का पूरा नाम। देखिए बताइए, जल्दी से करिए, जल्दी हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, बादल राग संध्या सुंदरी हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगली रचना कौन है। तो अगली रचना देखते हैं नौका विहार। अगली रचना आपको क्या मिलेगी? अगली रचना मिलेगी नौका विहार परिवर्तन। नौका विहार के बाद क्या पढ़ना है? परिवर्तन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? बापू के प्रति भी पढ़ना है। बापू के प्रति। अब यह जो रचना है इसके भी रचनाकार छायावाद में, छायावाद के स्तंभ कवियों में गिने जाते हैं। उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा
नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए अगली रचना देखते हैं हम लोग, और अगली जो रचना होगी, अगली रचना क्या है? गीत। अगली रचना क्या है? गीत है। चलिए देखिए अगली रचना क्या है मेरे दोस्तों? गीत। और ये जो गीत है इसको लिखेंगी पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा। इसकी लेखिका या कवित्री महादेवी वर्मा है। यह किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा। अगली रचना पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य। अगली रचना क्या है? पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य, पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य मिलेंगे हम लोग की। यह रचना किसकी है? तो हम लोग भेंट मुलाकात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर से। किससे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आइए हम लोग भेंट करते हैं रामधारी सिंह दिनकर से। अगली रचना हमने क्या बताया नहीं तो देख लीजिए। अगली रचना है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। रचना है मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा। और इन्हीं की एक और कविता पढ़ना है, हिरोशिमा। कौन सी कविता हो जाएगी मेरे दोस्तों? हिरोशिमा। रचनाकार सुने होंगे आप लोग नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ना। अब पूरा नाम लिख लीजिएगा आप लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी। कौन सी रचना? मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। आइए पूरा हम लोग इसमें देखने का काम करते हैं अच्छी प्रकार से, ठीक है? चलिए देखते हैं। हो गया? इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई साहब, फिर हो जाएगा आपका। यह पूरा दिखाई दे रहा है ना? चलिए हो गया। हम लोग देखने का काम क्या करते हैं, आपको यह बताना है। हम अभी बता रहे हैं, अभी जो गद्य पढ़े हैं, गद्य में भी बताएंगे। अब पद्य में देख लीजिए। पद्य में क्या है? हमने जब शुरू किया था तो हमने कहा था कि 12वीं की हिंदी दो प्रकार से बढ़ जाएगी, 10वीं की तरह नहीं रहेगी। पहला वाली कौन सी रहेगी? साहित्यिक हिंदी रहेगी। कौन सी? साहित्यिक हिंदी। दूसरा वाली कौन सी हिंदी रहेगी? सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी रहेगी इसमें कुछ कम पढ़ना है और साहित्यिक हिंदी में कुछ ज़्यादा पढ़ना है। तो अभी पूरा पाठ है, इस पूरा पाठ को हमको केवल साहित्यिक हिंदी में पूरा पढ़ना है। पहला बात सुन लीजिए, साहित्यिक हिंदी में क्या करना है? पूरा पढ़ना है, लेकिन सामान्य हिंदी में पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है? साहित्यिक हिंदी में पूरा पढ़ना है परंतु सामान्य हिंदी में पूरा नहीं पढ़ना है। कारण क्योंकि सामान्य हिंदी वालों के लिए इसमें से 3 पाठ काट दीजिए। पहला वाला प्रेम माधुरी को नहीं पढ़ना है, उद्धव प्रसंग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? प्रेम माधुरी को नहीं पढ़ना है, उद्धव प्रसंग को नहीं पढ़ना है, बादल राग और संध्या सुंदरी को नहीं पढ़ना है। बादल राग और संध्या सुंदरी को सामान्य वालों के लिए नहीं पढ़ना है, वर्तमान में बता रहा हूं, वर्तमान में। परंतु किसके लिए? साहित्यिक के लिए पढ़ना है। चलिए इसी तरह ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखने का कार्य है। हम लोग देखिए, ये देख लिए। अब पीछे हम लोग चलते हैं। इसमें हम आपको बताना भूल गए थे कि कौन पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आप जो देख रहे हैं भाग्य और पुरुषार्थ, ठीक है? भाग्य और पुरुषार्थ जो देख रहे हैं यह सामान्य वालों के लिए नहीं पढ़ना है। और प्रगति के मानदंड कहीं पर आप लोग देखे होंगे, प्रगति के मानदंड भी साहित्य वालों को पढ़ना है, सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। 2 पाठ सामान्य के लिए नहीं पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रगति के मानदंड। यह किसको किसको नहीं पढ़ना है? सामान्य वालों को नहीं पढ़ना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो अगला हम लोग अपना चैप्टर देखें, अगले चैप्टर पर चलते हैं। और जब अगले चैप्टर पर चलेंगे तो देखेंगे क्या कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग एक नया लेते हैं, और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें अब हम बताएंगे इस वाले में कि क्या कथा साहित्य देखना है। इसमें क्या देखना है? कथा साहित्य, ठीक है? आइए देखते हैं
कथा साहित्य देखते हैं। क्या देखते हैं? कथा साहित्य। ठीक है, कथा साहित्य में हमको क्या मिलेगा कि कथा साहित्य में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग अब देखेंगे क्या, कथा साहित्य। क्या देखेंगे दोस्तों? कथा साहित्य। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए, कथा साहित्य। कथा साहित्य को पीछे भी बता दिए थे, जब पहला हम लोग वीडियो देखे थे, पहली कक्षा परिचय में, तभी जान गए थे। तो कथा साहित्य में आपको पढ़ना है क्या? लाटी। लाटी के रचनाकार शिवानी। शिवानी जी हैं लाटी की रचनाकार। बहुत अच्छी कहानी है। एक ग्रामीण समाज से उभरकर शहर की ओर जाती है, लाटी को पढ़ना है। जैनेंद्र कुमार की एक है। चलिए अगली वाली अब देखते हैं, पंचलाइट। अगला वाला क्या है? पंचलाइट है। अगली वाली एक है बहादुर। पंचलाइट के बाद क्या है? बहादुर है। बहादुर, लाटी हो गई, पंचलाइट हो गई, बहादुर हो गई, और एक आपको मिलती है लाटी, पंचलाइट, बहादुर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ध्रुव यात्रा। बहुत अच्छी कहानी, ध्रुव यात्रा। चलिए देखिए, ध्रुव यात्रा को देखते हैं। बहादुर को कौन लिखा है? बहादुर को लिखे हैं अमरकांत जी। बहादुर को कौन लिखे हैं भाई साहब? अमरकांत जी लिखे हैं। बहादुर के रचनाकार अमरकांत। लाटी के रचनाकार शिवानी जी हैं। पंचलाइट को किसने लिखा है? तो पंचलाइट को, आप ध्रुव यात्रा को देखते हैं तो ध्रुव यात्रा को लिखे हैं जैनेंद्र कुमार। ध्रुव यात्रा को कौन लिखा है? जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। ध्रुव यात्रा को किसने लिखा? जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा। हम कहे थे आपसे कि जैनेंद्र कुमार से 2 बार मुलाकात होगी। ठीक है, तो पंचलाइट के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। पंचलाइट के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी। यह तो रहा आपका कथा साहित्य। क्या रहा मेरे दोस्तों? कथा साहित्य रहा। कथा साहित्य में कोई बंटवारा नहीं करना है। कथा साहित्य में चारों साहित्य को भी पढ़ना है, यानी जो साहित्य विषय पढ़ रहा है, साहित्यिक हिंदी पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम कहे थे कि एक और देखना है, खंड काव्य को देखना है। किसको? खंड काव्य। ये जो आपका खंड काव्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? खंड काव्य। अब ये खंड काव्य अलग अलग जिला के लिए अलग अलग आता है, लेकिन मैं गाजीपुर जिला के लिए बता रहा हूँ। तो गाजीपुर जिला के लिए आपका है त्यागपथी खंड काव्य। गाजीपुर के लिए कौन सा खंड काव्य है? त्यागपथी खंड काव्य। और यह त्यागपथी खंड काव्य किसने लिखा है? त्यागपथी खंड काव्य को रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा है। किसने लिखा? रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए आज पूरा हमने खंड क का चर्चा कर दिया। ठीक है, खंड क के बारे में 50 नंबर इतना आपको बटोरना है। 50 नंबर बटोरने का प्रयास कीजिएगा। तो हमको जाने के आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।